जैन फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा कहाँ से था? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के प्रकार। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब उस कोशिका झिल्ली कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका झिल्ली कह रहा है, कोशिका झिल्ली को उनकी पारगम्यता मतलब विलेय और विलायक के अभिगमन के हिसाब से उसे निम्न भागों में बांटा गया है। उसे कितने भागों में बांटा गया? निम्न भागों में। निम्न मतलब 3 भागों में बांटा गया, पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। पारगम्य क्या होता है? ऐसी झिल्ली जिससे सभी प्रकार के अणु मतलब विलेय हो या विलायक हो या बड़े और छोटे आसानी से पार हो सकते हैं, मतलब उस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल के लिए क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, अंडे की झिल्ली, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, सब क्या होती है? सब पारगम्य झिल्ली होती है। इस झिल्ली में से कोई भी पदार्थ आसानी से आर पार हो सकता है। उसके बाद दूसरा है अपारगम्य। अपारगम्य क्या होती है? ऐसी झिल्ली, नाम से ही पता चलता है, पारगम्य मतलब दिखना, इस पार से उस पार तक दिखना। अपारगम्य मतलब नहीं दिखेगा, मतलब आर पार नहीं जाने देगा। तो ऐसी झिल्ली जिससे कोई भी पदार्थ, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो, आर पार नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली। जैसे सुमेरीकृत कार्किकी, कोशिका भित्ति और रबड़ की झिल्ली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे केवल कुछ छोटे अणु जैसे जल, मतलब विलायक तो पार हो सकता है बट विलेय नहीं हो सकता है। कुछ छोटे अणु पार हो सकते हैं लेकिन बड़े अणु नहीं हो सकते, जैसे सेलोफोन कागज और कोशिका झिल्ली। सेलोफोन कागज क्या होता है? एक निर्जीवीकृत क्या होता है? सेलुलोज की चादर होती है, सीट होता है, जिसको क्या पैकेजिंग में यूज किया जाए, जैसे बैक्टीरिया और हानिकारक चीजें अंदर नहीं जा सकती, जिससे भोजन खराब नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? 10। पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। पारगम्य क्या होता है? ऐसी झिल्ली जिससे आसानी से कोई भी पदार्थ आर पार आ जा सकता है, जैसे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, उसके बाद कोशिका झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसे पदार्थ, ऐसी झिल्ली जिससे कोई भी पदार्थ आर पार नहीं आ जा सकता, जैसे सुमेरीकृत कार की कोशिकाएं, उसमें क्या आ जाएगा? रबड़ की झिल्ली आ जाएगी। तीसरा क्या है? अर्धपारगम। अर्धपारगम मतलब कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ चीजें नहीं, मतलब आर पार आ जा सकती है और कुछ चीजें नहीं। जैसे छोटे अणु आर पार हो सकते हैं लेकिन बड़े अणु आर पार नहीं हो सकते, जैसे सेलोफोन कागज और कोशिका झिल्ली और अंडे की झिल्ली। तो आशा होगा आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हेडिंग इसी में कोशिका झिल्ली में ही पढ़ता है, ताकि पदार्थ आर पार आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। इसमें क्या होता है? 2 टाइप होता है, विसरण और परासरण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कोशिका कला के प्रकार तो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका कला द्वारा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कोशिका कला कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिकाओं के बाहर, कोशिका के बाहर से अंदर, मतलब कोशिका के बाहर से अंदर पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है? कोशिका कला द्वारा परिवहन कहलाता है। इसको क्या, जैसे कोई पूछा कि कोशिका कला द्वारा परिवहन क्या होता है, पहले तो होता क्या है? कोशिका कला द्वारा, जो कोशिका झिल्ली है उसके द्वारा कोशिकाओं के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर पदार्थों का आवागमन, आना जाना ही क्या कहलाता है? कोशिका कला द्वारा परिवहन कहलाता है। या कुछ प्रक्रियाओं द्वारा होता है, या क्या होता है? कुछ प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विसरण और परासरण। विसरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ अधिक सघनता वाले क्षेत्र से, मतलब अधिक सघनता वाले क्षेत्र से कम सघनता वाले क्षेत्र में की ओर अपने आप चला आता है। क्या करता है? अपने आप चला जाता है, क्या कहलाता है? उसे विसरण कहते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होती है? गैस और कुछ विलेय होते हैं। जैसे कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का आवागमन किसके द्वारा होता है? विसरण के कारण। क्यों? क्योंकि यह गैस है। क्या होता है इसमें? जैसे कि इसमें क्या क्या पता है? विसरण में क्या कहा? कम सघनता वाले क्षेत्र से अधिक सघनता वाले क्षेत्र में, और अधिक सघनता वाले क्षेत्र से कम सघनता। जैसी कोशिका में क्या होता है? जैसी कोशिका में CO2 के अंदर मात्रा बढ़ी, कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी,
जाहिर सी बात है बाहर CO2 की मात्रा कम होगी, और जैसे इसकी सघनता ज्यादा होगी कोशिका के अंदर, तो क्या होगा, स्वतः ही कोशिका से कौन निकल आएगा, CO2 बाहर निकल आएगा, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, अंदर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका से बाहर ज्यादा होगी। तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। तो इस हिसाब से क्या होता है, विसरण में केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस क्या होते हैं, आर पार आ जा सकते हैं, और कुछ विलेय भी आर पार आ जा सकते हैं। इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा क्या है, परासरण। परासरण क्या होता है, परासरण में केवल जल के अणु क्या होते हैं, परासरण के द्वारा ही अंदर आ जा सकते हैं। जैसे जब जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सघनता वाले क्षेत्र से कम जल सघनता वाले क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, अगर उसके अंदर क्या हो, जल कम हो और बाहर जल की मात्रा ज्यादा हो, तो कुछ देर बाद क्या होता है, जल स्वतः ही उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण। इसमें क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किशमिश को पानी में डाल के रख देते हैं तो कुछ देर बाद किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिका का जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे क्या होगा, परासरण की क्रिया द्वारा जो जल है वह कहाँ चला गया, वह कहाँ चला गया, किशमिश के अंदर। इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। तो अब क्वेश्चन बनता है कि कोशिका कला द्वारा परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण और परासरण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। विसरण क्या होता है, अधिक सघनता वाले क्षेत्र से कम सघनता वाले क्षेत्र में प्रवेश करना विसरण कहलाता है। इसमें गैस और जल प्रवेश करते हैं, लेकिन जो जल होता है वह परासरण की क्रिया द्वारा कम सघनता वाले जल से अधिक सघनता वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। जैसे किशमिश को क्या डालते हैं, पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो विसरण और परासरण के बाद अब हम लोग जानते हैं विसरण और परासरण में अंतर क्या है। हम लोगों ने भी पढ़ा क्या, विसरण और परासरण क्या होता है। अब हम जानते हैं इसके अंतर के बारे में। अंतर पहला, विसरण और परासरण में पहला अंतर क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है। विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है, जबकि यह केवल किस माध्यम में होगा, द्रव माध्यम में होगा। मतलब परासरण केवल द्रव माध्यम में होगा, जबकि जो विसरण होता है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है। उसके बाद दूसरा है विसरण में इसके अणु ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। इसके अणु ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, जबकि इसमें केवल विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। सिर्फ कौन सी होती है, विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। तीसरा विसरण में क्या कह रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था विसरण में, इसमें कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं होती, जबकि परासरण में क्या था, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, जो पानी होता है, जल होता है, वो झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरा, इस पद्धति में अन्य पदार्थों की उपस्थिति का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जो विसरित पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र ऊर्जा से क्या करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जबकि इस पद्धति में क्या होता है, जो विलायक होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, इस पद्धति में अन्य पदार्थों की उपस्थिति द्वारा यह पद्धति क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब यह परासरण जो होता है क्या, अन्य पदार्थों की उपस्थिति में प्रभावित होता है। आई होप कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा विसरण और परासरण क्या होता है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।